आज की इस वीडियो में हम बेन जॉनसन के क्लासिक प्ले वोल्पोन का कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। हम देखेंगे कि बेन जॉनसन कौन थे, उनकी ड्रामेटिक लाइफ और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इस प्ले के बारे में कुछ फैक्ट्स, फिर उसकी पूरी समरी यानी पूरी स्टोरी क्या है। वेनिस में एक लोमड़ी वोल्पोन और उसकी मुखी मोस्का के कनिंग धोखे। हम किरदार कौन है? सीलिया और बोनारियो की प्योरिटी कैसे करप्शन के सामने खड़ी होती है। कॉमिक रिलीफ कौन देगा? सर पॉलिटिक वुड बी और लेडी वुड बी की ह्यूमरस हरकतें। ड्रामे के इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं? ग्रीड, करप्शन, थिएटर वर्स रियलिटी और मनी का ऑब्सेशन। लिटरेरी एलिमेंट्स कौन से हैं? सैटायर, एनिमल सिंबलिज्म, आयरनी और जॉनसन का यूनिक स्टाइल। ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए कंप्लीट गाइड देगी, साथ ही ये समझाएगी कि ये 400 साल पुराना ड्रामा आज भी हमारी सोसाइटी पर इतना रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये बेन जॉनसन कौन थे। बेन जॉनसन की लाइफ खुद एक ड्रामा थी। उनकी पैदाइश 1572 में हुई, लेकिन वालिद पहले ही फोत हो चुके थे। वो वेस्टमिंस्टर स्कूल में पढ़े, वहां क्लासिकल लिटरेचर से उन्हें बहुत प्यार हो गया। लेकिन पढ़ाई के बाद हालात ने उन्हें ब्रिकलेयर यानी ईंटें जोड़ने वाला मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। फिर वो आर्मी में भर्ती हो गए। लंदन वापस आकर जब वो प्लेराइट बने तो मुसीबत आ गई। एक कंट्रोवर्शियल प्ले लिखने पर जेल चले गए। रिहा होकर एक एक्टर को ड्यूएल यानी लड़ाई में मार डाला, लेकिन उनका टैलेंट आखिर जीत गया। उन्होंने इंग्लिश सोसाइटी पर तेज सटायर करना शुरू किया। धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंच गए। किंग जेम्स I के लिए मास्किस यानी नाच गाने वाले ड्रामे लिखे। इतने फेमस हो गए कि बादशाह ने उन्हें ईयरली पेंशन देना शुरू कर दिया। इस तरह वो इंग्लैंड के अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट यानी शायर आज़म बन गए। वो शेक्सपियर के दोस्त भी थे। यही जॉनसन है जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में वो फेमस लाइन लिखी कि वो सिर्फ एक जमाने के लिए नहीं बल्कि हर जमाने के लिए है, यानी नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। आखिर में उन्होंने यंग पोएट्स के एक ग्रुप को मेंटर किया जिसे सन्स ऑफ बेन कहा जाता था। उन्होंने 1637 में अपनी मौत तक लिखना जारी रखा। अब हम वोल्पोन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यह प्ले 1606 में लिखा गया। ये वो वक्त था जब किंग जेम्स I नया बादशाह बना था। सिर्फ एक साल पहले गन पाउडर प्लॉट यानी बादशाह को मारने की साजिश हुई थी, जिसमें जॉनसन भी शक की नजर में थे। उस वक्त इंग्लैंड में कैपिटलिज्म बढ़ रहा था। लोग सोचते थे कि इटली, खासकर वेनिस, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी वेनिस अखलाकी तौर पर बिगड़ा हुआ है। जॉनसन अपने मुकाबला करने वाले प्ले राइट से लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने प्ले का प्रोलॉग ही थॉमस डेकर और जॉन मास्टन जैसे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। ये तो था कॉन्टेक्स्ट। अब हम ये देखते हैं कि जॉनसन ने उस प्ले को लिखने का आइडिया कहां से लिया था। अगर जानवरों के नाम की बात करें तो वो मिडीवल एनिमल फेबल्स से लिए थे, जैसे लोमड़ी रेनार्ड की कहानियों से। फ्रीब यानी धोखे का आइडिया ईसॉप्स फेबल्स से लिया, जहां लोमड़ी चील से पनीर चराती है। बूढ़े अमीर आदमी का कैरेक्टर एंशंट ग्रीक सैटिरिस्ट लूसियन से लिया। बेईमान वकील वगैरह रोमन कॉमेडी के पुराने कैरेक्टर से लिए हैं। और मास्क वाला एलिमेंट है वो इटालियन कॉमेडिया डेलार्टे से लिया है, जहां अदाकार मास्क पहनते थे। आज भी वोल्पोन की परफॉर्मेंसेस में मास्क इस्तेमाल होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्ले सबसे पहले 1607 में एक छोटी बुकलेट यानी क्वार्टो की शक्ल में पब्लिश हुआ था, लेकिन 1616 में जॉनसन ने अपने तमाम ड्रामे एक किताब जिसका नाम वर्क्स था इसमें जमा करके छपवाए। आजकल तो ड्रामे बुक की शक्ल में छपते हैं, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। शेक्सपियर ने तो अपनी जिंदगी में अपना कोई ड्रामा छिपवाया ही नहीं था। जॉनसन ने यूं अपने आप को एक प्रोफेशनल राइटर साबित कर दिया। पहली परफॉर्मेंस किंग्समैन कंपनी ने की। हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसी जानवर से जुड़ा हुआ है, लोमड़ी, भेड़िया, कुआ कुआ। इसलिए पूरा ड्रामा एक मोरल फेबल यानी मोरल्स वाला सबक देने वाली कहानी की तरह लगता है। क्रिटिक्स की राय में यह ड्रामा बेन जॉनसन का बेस्ट प्ले है। इसमें हर चीज बहुत बैलेंस्ड है। 18th सेंचुरी के बाद यह ड्रामा थोड़ा भुला दिया गया। लोगों को शेक्सपियर का आजाद स्टाइल ज्यादा पसंद था, लेकिन 1920s में यह दोबारा स्टेज पर वापस आया। 1928 में दो राइटर्स ने इसका नया एडेप्टेशन बनाया, जिसमें एंडिंग बदल दी। मोस्का सारा माल लेकर भाग जाता है। इसके बाद से यह ड्रामा थिएटर में बराबर परफॉर्म होता रहा है। अब हम वोल्पोन के किरदार को एनालाइज करते हैं। वोल्पोन इस प्ले का मरकजी किरदार है। वो वेनिस का एक बूढ़ा, अमीर और औलाद से महरूम रईस है। उसका कोई वारिस नहीं है। उसके नाम का मतलब ही चालाक लोमड़ी है, और ये उसके कैरेक्टर की परफेक्ट एलिगोरी है। वो एक कॉन आर्टिस्ट है। वो बीमारी का ड्रामा करता है ताकि वो लोग उसके पास आएं जो उसकी विरासत पाने के ख्वाहिशमंद हैं। उसकी सबसे बड़ी खूबी और खामी ग्रीड है। वो सोने के ऊपर बहुत ज्यादा लालची है। वो सिर्फ अमीर बनना ही पसंद नहीं करता, बल्कि दूसरों की ग्रीड और चापलूसी को देखने में बहुत लुत्फ महसूस करता है।
इसे वॉयरिज्म की हद तक कह सकते हैं। अब वॉयरिज्म को गूगल कर लेना। शुरू में तो उसका ये खेल मजाक और हल्का फल्का लगता है। वो वोल्टोरे, कोर्बाचियो और कोर्विनो को यकीन दिलाता है कि वही उसका असल वारिस बनेगा और उनसे तोहफे और रकम वसूल करता रहता है। लेकिन फिर उसकी ख्वाहिशात एक्सट्रीम होती जाती हैं। जब वो कोर्विनो की खूबसूरत बीवी सीलिया को देखता है तो उसे हासिल करने की कोशिश करता है। वो उसे सेड्यूस की कोशिश करता है और जब वो नहीं मानती तो उस पर जबरदस्ती करने लगता है। यहां उसकी हीडोनिज्म यानी ऐशप्रस्ती का एक डार्क साइड सामने आता है। ठीक दिलचस्प बात यह है कि वोल्पोन अपने ही प्लान का मुकम्मल ब्रेन नहीं है। वो अपने नौकर मोस्का के मैनिपुलेशंस का शिकार हो जाता है। मोस्का ही असल में सारे धोखे डिजाइन करता है। वोल्पोन को एक प्लेजर सीकर कह सकते हैं। वो एंटरटेनमेंट, दावतें, खाना पीना और इश्कबाजी में लुत्फ उठाता है। वो ईमानदारी की कमाई या सिंपली काम को बोरंग समझता है, लेकिन चालाकी और धोखे से पैसा बनाना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो रेशनल थिंकिंग से ज्यादा अपने जज्बात और ख्वाहिशात के पीछे भागता है। यही चीज आखिरकार उसकी तबाही का सबब बनती है। जब उसका धोखा कामयाब हो जाता है और वो कोर्ट से बच निकलता है तो वो मुतमईन नहीं होता। मजीद मजाक उड़ाने के लिए वो अपनी मौत का ड्रामा करता है। यही वो गलती है जिसकी वजह से सारा मंसूबा खुल जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक आखिरी बार अपने शिकार को तंग करने की ख्वाहिश उसे मोस्का के जाल में फंसा देती है। वो मोस्का को अपनी सारी जायदाद के हवाले कर देता है। आखिर में सटायर का शिकार खुद वोल्पोन ही बन जाता है। जिस ग्रीड और बेलगाम ख्वाहिश पर वो दूसरों का मजाक उड़ाता था, वही उसे जेल और मौत की तरफ ले जाती है। कोर्ट उसकी सारी दौलत जब्त कर लेती है और उसे एक अस्पताल में बंद कर दिया जाता है। तो वोल्पोन का कैरेक्टर एक वार्निंग है। वो दिखाता है कि बेलगाम लालच, ऐशप्रस्ती और धोखेबाजी आखिरकार इंसान को खुद तबाही की तरफ ले जाती है। वो शुरू में हीरो लग सकता है, लेकिन आखिर में वो एक विलेन और सटायर का निशाना बन जाता है। अब हम दूसरे अहम किरदार मोस्का का एनालिसिस करते हैं। मोस्का का मतलब है मक्खी, और जैसे मक्खी हर कान में भंभिनाती है, मोस्का भी पूरे ड्रामे के हर किरदार के कान में सरगोशियां करता रहता है। वो वोल्पोन का पैरासाइट है। पैरासाइट वो होता है जो किसी अमीर या ताकतवर शख्स के सहारे जीता है, उसकी चापलूसी करता है। मोस्का अपनी जिंदगी वोल्पोन के हुक्म को मानकर गुजारता है, लेकिन हकीकत यह है कि मोस्का ही सारे धोखे का असल आर्किटेक्ट है। वो एक तरह से छोटा सा प्ले विथ इन द प्ले लिखता है और स्टेज करता है। वही लैंग्वेज को मास्टरफुली इस्तेमाल करता है और अक्यूट इम्प्रोवाइजेशनल स्किल्स दिखाता है। उसकी ये सलाहियत क्विक फिक्शन कहलाती है, जिसका मुआजना ड्रामा नुगार की क्विक कॉमेडी से किया जा सकता है। इसलिए मोस्का को एक तरह से बेन जॉनसन का एनालॉग भी समझा जा सकता है। मोस्का बज़ाहिर वोल्पोन के लिए काम करने में खुश होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा दगाबाज है। वो आसानी से वोल्टोरे, कोर्बाचियो और कोर्विनो को यकीन दिला देता है कि वो हर एक की तरफ है, हालांकि वो सिर्फ वोल्पोन की तरफ होता है। फिर जब उसे मौका मिलता है कि वो वोल्पोन को भी धोखा दे सके, तो वो मौके हाथ से नहीं जाने देता। जब वोल्पोन अपनी मौत का ड्रामा करता है तो मोस्का उसके वारिस का रूप धार लेता है। वो सोशल स्ट्रक्चर को उलट देता है और अपने रैंक से ऊपर का रवैया अपनाने लगता है। आखिरकार ये वही है जिसकी हरकत से सारे धोखे खुल जाते हैं, क्योंकि वो वोल्पोन की दौलत का कुछ हिस्सा अपने लिए हासिल करना चाहता है। मोस्का पैदाइश के एतबार से निचला है। उसके पास उसके मालिक के नाजायज प्रॉफिट्स में हिस्सादारी के अलावा तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। वो वोल्पोन का चीफ मिनिस्टर और प्लॉट मेकर है। वो बॉदरिंग, खुशामदी और साजिशी है। पैदाइश में वोल्पोन से नीचे होने के बावजूद वो धोखे का इफेक्टिव मास्टर है। वोल्पोन स्टार है, लेकिन मोस्का असल मैनिपुलेटर है। जहां वोल्पोन की ग्रीड ऑल कंज्यूमिंग है, वहीं मोस्का प्योर स्ट्रैटेजी पर चलता है। वो अपने धोखे और फ्रेप पर जरा भी पछतावा महसूस नहीं करता। एक ऐसे ड्रामे में जहां अपीयरेंस बदलना अहम है, मोस्का डिस्गाइज का अल्टीमेट मास्टर है। वही वोल्पोन के आइडियाज को एग्जीक्यूट करता है और जब जरूरत पड़ती है जरूरी झूठ गढ़ता है। शुरू के एक्ट्स में मोस्का बिल्कुल वही लगता है जैसा उसे बताया गया है, एक चमटने वाला गुलाम पैरासाइट जो सिर्फ वोल्पोन के लिए और वोल्पोन के जरिए ही एग्जिस्ट्स करता है। लेकिन तीसरे एक्ट में उसकी सेल्फ आइडेंटिटी का इजहार शुरू होता है, जब उसे अपनी सलाहियतों पर कॉन्फिडेंस आता है। फिर ये कॉन्फिडेंस दब जाता है और वो वोल्पोन का फेथफुल सर्वेंट बनकर रह जाता है। लेकिन पता चलता है कि उसकी हेल्प भी पर्सनल इंटरेस्ट से मोटिवेटेड थी। जब उसे वोल्पोन की दौलत हासिल करने का मौका मिलता है तो वो उसे पकड़ लेता है। मोस्का खुद भी ग्रीड का शिकार है। वो पैरासाइट के रोल से निकलकर ग्रीड बीस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि वोल्पोन उन दोनों को एक्सपोज कर देता है। एक सवाल यह है कि उसकी ये नाकामी ड्रामे के कॉन्टेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस रखती है। क्या ये उसकी ग्रीड, डिसीट या उसकी सोशल क्लास से ऊपर उठने की कोशिश की सजा है? हाँ, ये उसकी जुर्रत और लालच दोनों की सजा है।
वो निज़ाम को तोड़ना चाहता था, लेकिन सिस्टम उसे तोड़ देती है। वो अपनी जहानत से ऊपर उठना चाहता था, लेकिन उसकी ओन ग्रीड उसके रास्ते में रुकावट बन जाती है। मोस्का का कैरेक्टर यह सिखाता है कि चालाकी और अक्ल अगर सिर्फ फरेब और लालच के लिए इस्तेमाल हो तो वो आखिरकार तबाही ही लेकर आती है। अब हम तीसरा अहम किरदार वोल्टोरे देखते हैं। वोल्टोर का मतलब है गिद्ध, और अपने नाम की तरह वोल्टोरे भी उन इतालवी यानी इटालियन आदमियों में से है जो वोल्पोन की मौत की बस्तर के गर्द मंडला रहे होते हैं ताकि उसकी दौलत विरासत में मिल सके। वो एक वकील है और बहुत अच्छा बोलने वाला वकील है। मोस्का उसकी तारीफ करता है कि वो किसी भी केस की किसी भी साइड को बहुत अच्छे तरीके से आर्ग्यू कर सकता है। जब ड्रामे के आखिर में वोल्पोन पर सीलिया से ज्यादती का इल्जाम लगता है तो वोल्टोरे अपनी मास्टरफुल लैंग्वेज स्किल्स इस्तेमाल करता है और कोर्ट को यकीन दिला देता है कि वोल्पोन बेकसूर है। वोल्टोरे के कैरेक्टर में एक दिलचस्प बात यह है कि वो कभी कॉन्शियंस के हुक्म पर चलता है तो कभी अपनी ग्रीड के हुक्म पर। जब उसे यकीन होता है कि वोल्पोन मर गया है और मोस्का वारिस बन गया है तो वो गिल्ट के मारे कोर्ट में जाकर अपनी गवाही वापस ले लेता है। वो सच बोल देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि शायद अब भी उसे वोल्पोन की विरासत मिल सकती है तो वो फौरन अपना मौकिफ बदल लेता है। वो ड्रामा करता है कि उस पर डेविल का साया था और वही झूठी गवाही दुरुस्त थी। वोल्टोरे की इंटेलिजेंस उसे दूसरों से सुपीरियर बना देती है, लेकिन यही इंटेलिजेंस उसमें रिमोर्स यानी पछतावे की कैपेसिटी भी पैदा करती है। ये वोल्टोरे ही की कन्फेशन है जो आखिरकार वोल्पोन और मोस्का को तबाह कर देती है। तमाम लेगेसी हंटर्स की तरह वोल्टोरे का नाम भी एक मर्दार खोर यानी मर्दा जानवर खाने वाले परिंदे के नाम पर है। वोल्टोरे गुद है, कॉर्विनो कौवा है और कोरबाचियो पहाड़ी कौवा है। तीनों लेगेसी हंटर्स में वोल्टोरे सबसे प्लीजेंट है। वो सबसे कम बेहुदा है और सबसे कम ऑब्सेस्ड है कि वोल्पोन जल्द मर जाए। मोस्का उसके साथ स्पेशल रिगार्ड रखता है। वो कोशिश करता है कि वोल्टोरे को कोर्ट में अपनी सर्विसेज का इनूक पेमेंट मिल जाए, लेकिन वोल्टोर को अपने एक्शंस पर रिग्रेट होता है। ये रिग्रेट उस वक्त आता है जब उसे विरासत नहीं मिलती। ये रिग्रेट उस रिजेंटमेंट से पैदा होता है कि मोस्का ने समाज में उससे आगे निकल जाने की कोशिश की। जब वोल्पोन उसे कान में कहता है कि शायद तुम्हें अब भी विरासत मिल जाए तो वोल्टोरे फौरन अपना रास्ता बदल लेता है। वो कहता है कि वो तो ईविल डीमन के कब्जे में था। यहां एक वर्बल आयरनी है। वोल्टोरे इस स्टेटमेंट और एक्शन से दरहकीकत अपनी ही ग्रीड को रिवील कर देता है। आखिर में जब सारी सच्चाई खुल जाती है तो वोल्टोरे को सजा मिलती है। उसे डिसबार कर दिया जाता है, यानी वकालत करने की इजाजत खत्म कर दी जाती है और उसे वेनिस से बेनिश कर दिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वोल्टोरे की सजा दूसरे कैरेक्टर्स जितनी सीवियर नहीं है। शायद इसकी वजह यह है कि उसने आखिर में अपनी गलती का एतराफ किया था, या फिर इसलिए कि वो एक एजुकेटेड और इलोक्वेंट पर्सन था। ड्रामा लैंग्वेज की अहमियत पर जोर देता है और वोल्टोरे इसका एक अहम जरिया है। वोल्टोरे का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि तालीम और जहानत अगर सिर्फ लालच और फरेब के लिए इस्तेमाल हो तो वो इंसान को अखलाकी तौर पर खोखला कर देती है। वो कॉन्शियंस और ग्रीड के दरमियान डूलता रहता है और आखिर में दोनों से हार जाता है। अब हम चौथे अहम किरदार कोरबाचियो का एनालिसिस करते हैं। कोरबाचियो का मतलब है पहाड़ी कुआं या बड़ा कुआं। यह भी एक मर्दार खूर परिंदा है और यह किरदार भी अपने नाम की तरह है। ये एक बहुत ही बूढ़ा, कमजोर और लड़खड़ाता हुआ आदमी है। वो बहुत ज्यादा बीमार है। उसकी सुनने की ताकत भी कम है। वोल्टोरे और कोर्विनो की तरह वो भी वोल्पोन का वारिस बनने की उम्मीद रखता है। उसकी उम्मीद सिर्फ ये है कि वो वोल्पोन से ज्यादा दिन जिंदा रह जाए। जब भी उसे वोल्पोन की झूठी बीमारी की खबर मिलती है तो कोरबाचियो खुलकर खुशी का इजहार करता है। वो कहता है कि वोल्पोन के मरने की खबर सुनकर उसमें यूथ और एनर्जी आ जाती है। कोरबाचियो की दौलत की ख्वाहिश का एक हिस्सा ऑल्ट्रुइस्टिक लग सकता है, यानी वो केयर करता है। वो चाहता है कि अपनी दौलत अपने बेटे बोनारियो के लिए छोड़ जाए, लेकिन मोस्का आसानी से कोरबाचियो को मैनिपुलेट कर लेता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो अपने बेटे बोनारियो को अभी वारिसत से महरूम कर दे तो उसे वोल्पोन की सारी दौलत मिल जाएगी और फिर वो अपने बेटे के लिए और भी ज्यादा दौलत छोड़ सकेगा। अब कोरबाचियो इस बात पर राजी हो जाता है। वो अपने बेटे को डिसइनहेरिट करने का फैसला करता है। शुरू में तो यह एक्शन अच्छी नीयत से लिया गया लगता है, लेकिन दरहकीकत ये उसकी ग्रीड ही है जो उसे पहले वोल्पोन की दौलत की तरफ खींचती है। आखिरकार कोरबाचियो भी मोस्का के स्कीम्स में फंसकर करप्टेड हो जाता है। वो कोर्ट में अपने ही बेटे के खिलाफ झूठी गवाही देता है। यह एक्शन पूरे ड्रामे के मोर अबोमिनेबल एक्ट्स में से एक है कि जब एक बाप अपने बेटे के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हकीकत यह है कि कोरबाचियो खुद वोल्पोन से भी ज्यादा बूढ़ा और बीमार है। उसके मरने के चांसेस वोल्पोन से ज्यादा हैं। आखिर में जब सच्चाई सामने आ जाती है तो कोर्ट कोरबाचियो की सारी जायदाद उसके बेटे बोनारियो के हवाले कर देती है। कोरबाचियो खुद एक मोनास्ट्री में बंद कर दिया जाता है। कोरबाचियो का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि लालच इंसान को कितना इंधा बना सकता है।
एक बाप अपने बेटे के मुस्तकबल के बजाय फौरी फायदे के पीछे भागने लगता है। वो अपनी औलाद को भी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। यह किरदार उस मॉरल डिके को दिखाता है जो सिर्फ दौलत के लिए हो सकती है। कॉर्बाचियो जिस्मानी तौर पर तो पहले ही बोसीदा है, लेकिन लालच उसकी अखलाकी हालत को भी बोसीदा कर देती है। अब हम पांचवें अहम किरदार बोनारियो देखते हैं। बोनारियो का नाम इटालियन लफ्ज बुओनो से आया है, जिसका मतलब है अच्छा, और यह किरदार वाकई पूरे ड्रामे में गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है। वह कॉर्बाचियो का बेटा है। वो वेनिस का एक नौजवान शरीफ आदमी है। बोनारियो एक वालियंट और मॉरली राइटियस फिगर है। वो फैमिली वैल्यूज को मेंटेन करता है, चाहे उसके बाप ने उसे वारिसत से महरूम ही क्यों ना कर दिया हो। जब मोस्का उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो बोनारियो दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले में इस मैनिपुलेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से रेजिस्ट करता है। वो करेजसली सीलिया को वोल्पोन के अटेम्प्टेड रेप से बचाता है। यह एक्शन उसकी बहादुरी और इज्जत को दिखाता है। कोर्ट में वो झूठ बोलने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि सच्चाई ही उसकी वाहद गवाही होगी। बोनारियो एक अपस्टैंडिंग, नोबल लेकिन बदकिस्मती से गलिबल यानी भूला नौजवान है। उसकी ऑनेस्टी और नेकी करने की ख्वाहिश उसे ड्रामे के मोर रिगटियस कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। लेकिन शायद वो गुडनेस पर इतना स्ट्रांग बिलीफ रखता है कि दूसरों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है। नतीजे के तौर पर वो एक्सप्लॉइटेड हो जाता है। वो अपने बाप के साथ लॉयल रहता है, चाहे उसका बाप कोर्ट में उसके खिलाफ झूठी गवाही ही क्यों न दे। बोनारियो के कैरेक्टर में ब्रेवरी और ऑनर की वो क्वालिटीज हैं जो दूसरे कैरेक्टर्स में नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस ड्रामे के मोरल यूनिवर्स में एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। जहां सब लोग लालच, फरीब और खुदगर्जी में डूबे हुए हैं, वहीं बोनारियो ईमानदारी, बहादुरी और वफादारी की अलामत है। लेकिन अफसोस कि ड्रामे की दुनिया में इतनी गुडनेस का कोई खास फायदा नहीं होता। उसे भी धोखा दिया जाता है, उस पर भी झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। आखिर में कोर्ट उसके हक में फैसला देती है। उसके बाप कॉर्बाचियो की सारी जायदाद उसे मिल जाती है। लेकिन ये जीत उसकी अपनी गुडनेस की वजह से नहीं, बल्कि दूसरों के क्राइम्स का पर्दाफाश होने की वजह से मिलती है। बोनारियो का कैरेक्टर एक मोरल कंपास की तरह है। वो ऑडियंस को दिखाता है कि उस करप्शन और ग्रीड भरी दुनिया में भी ऑनेस्टी और ऑनर मुमकिन है। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि ऐसे गुड पीपल अक्सर दूसरों की स्कीम्स का शिकार बन जाते हैं। उनके ट्रस्ट का फायदा उठाया जाता है। बोनारियो हमें यह सबक देता है कि नेकी जरूरी है, लेकिन साथ ही डिस्क्रीशन और केयरफुलनेस भी जरूरी है। ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक हो सकता है। अब हम छुट्टे अहम किरदार कॉर्विनो पर आते हैं। कॉर्विनो का मतलब है कुआ। यह आखिरी परिंदा है जो वोल्पोन की दौलत विरासत में पाने की उम्मीद रखता है। वो एक मर्चेंट है और वो इंतहाई ग्रीडी और कंट्रोलिंग है। वो अपनी बीवी सीलिया के साथ बहुत क्रूल बिहेव करता है। वो उसे घर में कैद रखता है। वो इतना जेलस है कि कहीं दूसरे मर्द उसकी बीवी को देखें कि वो उसे खिड़कियों के करीब जाने से भी रोकता है। लेकिन उसकी फाइनेंशियल ग्रीड उसकी जेलसी और कंट्रोल की ख्वाहिश से ज्यादा ताकतवर साबित होती है। जब उसे पता चलता है कि डॉक्टरों ने वोल्पोन के इलाज के लिए एक रात किसी औरत के साथ गुजारना जरूरी बताया है, तो कॉर्विनो अपनी बीवी सीलिया को जबरदस्ती वोल्पोन के साथ सोने पर मजबूर करता है। यह सब सिर्फ इसलिए कि वो वोल्पोन का वारिस बन सके। कॉर्विनो के कैरेक्टर में एक बड़ी आयरनी यह है कि वो अपनी बीवी की इज्जत से ज्यादा दौलत को अहमियत देता है। वो उसे एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी की तरह देखता है। वो अपनी बीवी और उसके खानदान के खिलाफ फिजिकल वायलेंस की डिस्गस्टिंग एक्ट्स की धमकियां देता रहता है। अपने पैशंस का सबसे ज्यादा शिकार होने की वजह से वो लेगेसी हंटर्स में सबसे ज्यादा क्रेडुलस है। इसीलिए उसे वर्स्ट वे में धोखा दिया जाता है। ड्रामे के आखिर तक कॉर्विनो इस कदर गर चुका होता है कि वो ये प्रिटेंड करने को तैयार हो जाता है कि उसकी बीवी सीलिया ने उसके साथ चीटिंग की है। वो पब्लिकली ककोल्ड कहलवाना पसंद करता है, बजाय इसके कि वो माने कि उसने किसी और की दौलत हासिल करने के लिए अपनी बीवी को इनफिडेलिटी पर मजबूर किया था। यहां ककोल्ड का वर्ड मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर फिर भी नहीं पता तो गूगल जिंदाबाद। कॉर्विनो द्रेकिप्ट कार्नल यानी हैवानी डिजायर का नमूना है। वो टेम्पेस्टुअस और इल टेम्पर्ड है। वो एक टिपिकल जेलस हस्बैंड है जिसे उसकी ग्रीड ने इस मकाम तक पहुंचा दिया कि वो अपनी शादी और इज्जत दोनों को दांव पर लगा देता है। आखिर में कोर्ट उसे सख्त सजा देती है। उसे पब्लिकली तौर पर जलील किया जाता है और उसकी शादी लीगली खत्म कर दी जाती है। कॉर्विनो का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि लालच इंसान को किस कदर नीचे कर सकती है। वो शख्स जो शुरू में अपनी बीवी की इज्जत के लिए इतना जेलस था, वहीं आखिर में उसे दूसरे मर्द के हवाले करने को तैयार हो जाता है। ये किरदार मैरिज को एक प्रॉपर्टी डील के तौर पर पेश करता है। कॉर्विनो के लिए सीलिया की वैल्यू उसकी ब्यूटी में नहीं, बल्कि उसके जरिए मिलने वाली दौलत में है। कॉर्विनो का डाउनफॉल हमें यह सबक देता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रीड और जेलसी इंसान की अक्ल और अखलाक दोनों को तबाह कर देती है। वो अपनी ही बनाई हुई प्रिजन में कैद होकर रह जाता है। अब हम सातवें अहम किरदार सीलिया को देखते हैं। सीलिया का नाम लातीनी यानी लेटिन वर्ड केलम से आया है, जिसका मतलब है आसमान या जन्नत,
और यह किरदार वाकई हेवनली प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो कॉर्विनो की बीवी है और बहुत खूबसूरत है। वो इनोसेंट, नेक और मजहबी है। अपने शौहर के सस्पिशंस के बावजूद वो उसके साथ फेथफुल रहती है। जब वोल्पोन उसको इंटीमेसी के लिए फोर्स करने की कोशिश करता है तो वो रेजिस्टेंस करती है। कोर्ट में वो मुसलसल आसमान से अपील करती है कि वोल्पोन का फ्रैब खोल दे। सीलिया रेनेसांस टाइम की आइडियल वुमन को रिप्रेजेंट करती है, यानी चेस्ट, साइलेंट और ओबीडियंट। लेकिन उसका कैरेक्टर सिर्फ इतनी ही नहीं है। वो अपनी सेल्फ डिनायल की वजह से भी जाना जाती है। जहां वोल्पोन हर प्लेजर को यस कहता है, वहीं सीलिया नो कहती है। यही वजह है कि वो वोल्पोन की परफेक्ट फॉइल यानी रकआउट है। उसका सेल्फ रिस्ट्रेंट वोल्पोन के कंप्लीट लैक ऑफ रिस्ट्रेंट को एक्सपोज करता है। ड्रामे का टर्निंग पॉइंट वो लम्हा है जब सीलिया वोल्पोन के एडवांसेस को नहीं कहती है। वो उसे उस लसीवियस प्लेजर से डिनाई करती है जिसका वो अपनी सेडक्शन स्पीच में जिक्र करता है। कैलिया डिसऑनर से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये चीज उसके कैरेक्टर को कुछ फ्लैट और प्रिडिक्टेबल बना देती है। वो कॉर्विनो के हार्श डिक्टेट्स और अब्यूज को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे वो वीक लग सकती है, लेकिन उसके अंदर एक इनर मोरल सेंस है। ये बात इससे जाहिर होती है कि वो अपने शोहर की क्लियर ख्वाहिश के बावजूद वोल्पोन को रिफ्यूज कर देती है। बेन जॉनसन उसके साथ खड़ा है। उसने ड्रामे का एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट सीलिया के मुंह में रखा है। वो कहती है, शर्म कहाँ चली गई है इंसानों के सैनों से? क्या वो चीज जो हमेशा जिंदगी की वजह रही, यानी इंटीमेसी, अब सबसे नीचे रख दी गई है और मैनर्स को फेंक दिया गया है सिर्फ पैसे के लिए? सीलिया का कैरेक्टर ड्रामे के मॉरल सेंटर में से एक है। बुनारियो की तरह वो भी करप्शन में रिक्टियसनेस की इलामत है। आखिर में कोर्ट उसे कॉर्विनो के साथ उसकी मैरिज से आजाद कर देती है, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि उसे दोबारा शादी की इजाजत होगी या नहीं। सीलिया का कैरेक्टर हमें 17वीं सेंचुरी की कन्वेंशंस ऑन फेमिनिनिटी दिखाता है। वो एक ऐसी औरत है जो सोसाइटी के रूल्स के अंदर रहकर भी अपनी मोरालिटी को कायम रखती है। वो अपनी वीकनेस में भी स्ट्रेंथ रखती है। उसका नहीं कहना दरहकीकत एक बहुत बड़ा हाँ है, अपनी इज्जत, अपने ईमान और अपने उसूलों के लिए। सीलिया का वजूद ड्रामे में होप की एक लाइट है। वो दिखाती है कि इस ग्रीड और करप्शन भरी दुनिया में भी गुडनेस और प्योरिटी मुमकिन है। अब हम 8वें अहम किरदार सर पॉलिटिक वुडबी का एनालिसिस करते हैं। सर पॉलिटिक वुडबी एक अंग्रेज नाइट है, लेकिन उसका नाइटहुड उसे उस वक्त मिला जब अंग्रेज तख्त ने पैसे कमाने के लिए नाइटहुड बेचे थे। यानी वो ओरिजिनल नाइट नहीं है, बल्कि पैसे देकर बना है। इसके नाम में जो वुडबी आता है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज की ख्वाहिश करना। वो वेनिस में एक अंग्रेज मुसाफिर के तौर पर रहता है। ट्रैवल गाइड्स ने उसे खबरदार किया होता है कि इटालियन लोगों की मोरल करप्शन से बचे। उसके नाम का मतलब है दुनियादारी में अक्लमंद, और सर पॉलिटिक इसी तरह का अपीयरेंस देने की कोशिश करता है। लेकिन वो दरहकीकत एक कॉमिक फिगर है। वो एक्सट्रीमली गलिबल है। वो इतनी हार्ड कोशिश करता है कि नॉलेजेबल लगे, कि रिडिकुलस फिक्शंस पर यकीन कर लेता है और एब्सर्ड इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस के बारे में बातें बनाता है। पूरे ड्रामे का बहुत सा सब प्लॉट उसके एक्सपेंस पर है। वो एक नो इट ऑल है जो दरहकीकत कुछ ज्यादा नहीं जानता। वो अपनी रेपुटेशन को बहुत अहमियत देता है। बहुत से वेज में वो वोल्पोन के लिए एक फॉइल का काम करता है। लेकिन सर पॉलिटिक के गेट रिच क्विक स्कीम्स एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, यानी उसके अमीर बनने के तरीके में बाकी कैरेक्टर्स की तरह किसी को धोखा देना शामिल नहीं है। वो इमेजिनेटिव है। पैसा कमाने के स्कीम्स उसके दिमाग में आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अनियंस इस्तेमाल करके प्लेग का पता लगाना। वो अपनी डायरी में अपने हर एक्शन का डिटेल्ड नोट लिखता है, यहां तक कि अपने यूरिनेशंस का भी। सर पॉलिटिक उन अंग्रेज मुसाफिरों की डैंगर ऑफ मॉरल करप्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कॉन्टिनेंट, खासतौर पर इटली जाते हैं। वो सब प्लॉट का सेंट्रल रोल ऑक्यूपाई करता है, जो उसके और पेरिग्रीन के रिलेशनशिप के गर्द घूमता है। पेरिग्रीन भी एक अंग्रेज मुसाफिर है, लेकिन सर पॉलिटिक से बहुत कम गलिबल है। सर पॉलिटिक का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि बहुत ज्यादा एफेक्टेशन और दिखावा इंसान को ह्यूमरस बना देता है। वो अपनी नेव इंट्रीग्स और पॉलिटिकल प्लॉट से भरा हुआ है। उसके नोटबुक्स इन्हीं अब्सर्ड आइडियाज से भरे होते हैं, लेकिन उसमें मलीस नहीं है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय सिर्फ अपना इंपॉर्टेंस साबित करना चाहता है। आखिर में पेरिग्रीन उसका मजाक उड़ाता है और उसे डराता है कि वेनिशियन हुकाम उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सर पॉलिटिक इतना डर जाता है कि वो एक टॉर्टोइज शेल में छिप जाता है। ये इंसाइडेंट उसकी कंप्लीट फूलिशनेस को दिखाता है। वो फैसला करता है कि वेनिस छोड़कर चला जाएगा क्योंकि उसकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। सर पॉलिटिक का कैरेक्टर एक लाइट हार्टेड सटायर है उन लोगों पर जो बगैर किसी जेन्युइन नॉलेज के सिर्फ दिखावा करते हैं। वो अपनी फूलिशनेस में भी हार्मलेस है, लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाता है कि वेनिस जैसे करप्ट शहर में एक नईव शख्स किस तरह का शिकार बन सकता है। वो अपनी ही भूलपन का विक्टिम है। अब हम नवीं अहम किरदार लेडी वुडबी पर हैं। लेडी वुडबी सर पॉलिटिक की बीवी है। वो सीलिया के बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां सीलिया अपने घर में कैद है, वहीं लेडी वुडबी को बहुत ज्यादा फ्रीडम है।
वो वेनिस में आजादाना घूमती है। वो रेनेसांस आइडियल ऑफ अ वुमन के कॉन्ट्रास्ट में है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली टॉकेटिव और वेल एजुकेटेड है। वो लैंग्वेज में स्किल्ड है और कॉन्स्टेंट लिटरेरी रेफरेंसेस देती है। लेकिन ड्रामे के ज्यादातर मर्दों, खासतौर पर वोल्पोन, उसे एक्सेप्शनली अनोइंग समझते हैं। वो अपने स्टाफ को मुसलसल डांटती रहती है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे। लेडी वुडबी एक गैरोलस, वैन और जेलस औरत है। वो खुद तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपने शौहर सर पॉलिटिक की फ्रीडम से जलती है। जब मुस्का उसे बताता है कि सर पॉलिटिक किसी दूसरी औरत के साथ है, तो वो बहुत ज्यादा खुफा हो जाती है। हमें यह भी पता चलता है कि लेडी वुडबी की ग्रीड भी कोर्विनो, कोर्बाचियो और वोल्टोरे जितनी ही है। मोस्का बताता है कि उसने वोल्पोन की वारिस बनने के लिए अपनी बॉडी उसे पेश की थी। लेडी वुडबी को एक वुडबी कोर्टिसान की तरह पोर्ट्रे किया गया है। वुडबी खानदान का वेनिस आना दर हकीकत उसी की वजह से हुआ। वो सोफिस्टिकेटेड वेनिशियंस के वेज सीखना चाहती थी। वो बहुत वेल रीड है और हर किसी को ये बात या अपने बारे में कोई भी बात बताने पर बहुत इंक्लाइंड है। वो एक्सट्रीमली वेन है, यानी मगरूर है। उसका कैरेक्टर ड्रामे में एक खास तरह की सटायर है। वो उन औरतों को रिप्रेजेंट करती है जो एजुकेशन और सोफिस्टिकेशन का दिखावा करती हैं, लेकिन अंदर से उसी ग्रीड और जेलसी से भरी होती हैं। वो अपनी बातों से वोल्पोन को भी तंग कर देती है। वो उससे मुसलसल बात करती रहती है और उसे अपनी लिटरेरी नॉलेज के बारे में बताती रहती है। उसका किरदार ये भी दिखाता है कि वेनिस जैसे शहर में मोरल करप्शन सिर्फ मर्दों तक ही महदूद नहीं है। औरतें भी उसी तरह की बुराइयों का शिकार हो सकती हैं। लेकिन उसमें एक कॉमेडी भी है। उसकी एक्सेसिव टॉकिंग और अफेक्टेशन उसे एक लॉगेबल कैरेक्टर बना देती है। आखिर में जब उसे पता चलता है कि उसे वोल्पोन की विरासत नहीं मिलेगी, तो वो भी दूसरों की तरह गुस्से में आ जाती है। लेडी वुडबी का कैरेक्टर एक कॉशनरी टेल है। वो दिखाती है कि सिर्फ दिखावा, बेजा गुफ्तगू और दूसरों से जेलसी इंसान को किस तरह रिडिक्यूलस बना देती है। वो अपनी फ्रीडम के बावजूद अपनी ही फूलिशनेस की प्रिजनर है। अब हम आखिरी अहम किरदार पेरेग्रीन का एनालिसिस करते हैं। पेरेग्रीन का मतलब है मुसाफिर। वो एक और अंग्रेज मुसाफिर है जो बीरवान मुल्क सफर कर रहा है। वो सर पॉलिटिक वुडबी का काउंटर पॉइंट है। सर पॉलिटिक उसे वेनिस के वे सीखने और करप्शन से बचने में हेल्प करने की पेशकश करता है। पेरेग्रीन इस पेशकश को इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो सर पॉलिटिक के साथ वक्त गुजार सके, क्योंकि वह उसे एक रिडिक्यूलस फिगर समझता है। जब लेडी वुडबी उसे एक तवाइफ समझ लेती है, तो पेरेग्रीन यकीन कर लेता है कि सर पॉलिटिक ने उसके साथ प्रैंक किया है। वो फौरन अपना एक प्रैंक डिजाइन करता है ताकि अपना रिवेंज ले सके। पेरेग्रीन एक यंग इंग्लिश ट्रैवलर है जो वेनिस पहुंचते ही सर पॉलिटिक वुडबी से मिलता और दोस्ती करता है। सर पॉलिटिक की गलिबिलिटी उसे अम्यूज्ड करती है, लेकिन वो इजीली ऑफेंडेड भी है। ये बात लेडी वुडबी के सजेस्टिव कमेंट्स के बाद उसके एडवर्स रिएक्शन से जाहिर होती है। सर पॉलिटिक की तरह पेरेग्रीन भी इंग्लैंड से आया हुआ विजिटर है और ये ड्रामे की स्टोरी लाइन को जॉनसन के होम कंट्री से कनेक्ट करता है। पेरेग्रीन थीम ऑफ वेंजेंस को शो करता है। उसके कैरेक्टर में एक शार्प कंट्रास्ट है। वो सर पॉलिटिक से ज्यादा वर्ल्डली वाइज है, लेकिन अपनी प्राइड के मामले में सेंसिटिव है। उसका सर पॉलिटिक को डराने का प्रैंक कि वेनेशियन हुकाम उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, दर हकीकत एक हार्मलेस रिवेंज है, लेकिन यह एक्शन दिखाता है कि वो अपनी इंसल्ट का बदला लेने में तैयार है। पेरेग्रीन का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि हर ट्रैवलर अपने होस्ट कल्चर से मुख्तलिफ तरीके से इंटरैक्ट करता है। सर पॉलिटिक फूलिशली इंप्रेस्ड है, जबकि पेरेग्रीन अम्यूज्ड और क्रिटिकल है। वो ड्रामे के मेन प्लॉट से बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो सब प्लॉट का एक अहम हिस्सा है जो ऑडियंस को वेनिस में अंग्रेजों के एक्सपीरियंस का एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव देता है। पेरेग्रीन आखिर में सर पॉलिटिक को उसकी फूलिशनेस की सजा देता है, लेकिन ये सजा क्रूल नहीं है, ये सिर्फ एक सबक है। उसका कैरेक्टर ये भी दिखाता है कि नॉलेज और अवेयरनेस इंसान को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकती है। जहां सर पॉलिटिक हर बात का शिकार हो जाता है, वहीं पेरेग्रीन कॉशियस और ऑब्जर्वेंट रहता है। अब हम कुछ माइनर या साइड कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहले एवोकाटोरी। एवोकाटोरी 4 मैजिस्ट्रेट्स हैं, यानी स्क्रूटिनियो के जजेस। वो ऑर्डर और जस्टिस के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, लेकिन वो डेंजरसली गलिबल हैं। वो कोर्ट केस में कॉन्क्रीट एविडेंस की बुनियाद पर नहीं, बल्कि डिफेंडेंट्स और प्रोसिक्यूटर्स के इंप्रेशंस की बुनियाद पर अपनी साइड बदलते रहते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि एवोकाटोरी भी उतना ही शालो और सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हैं जितना ड्रामे के दूसरे कैरेक्टर्स। जब लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं, तब भी एवोकाटोरी सिर्फ इस बात में कंसर्न्ड होते हैं कि अपनी बेटियों की शादी मोस्का से कर दें। ये किरदार लीगल सिस्टम और जस्टिस पर एक शदीद सैटायर हैं। वो दिखाते हैं कि किस तरह जस्टिस को शैलो मोटिव्स और पर्सनल इंटरेस्ट्स ने करप्ट कर दिया है। वो वोल्पोन के ड्रामे में आसानी से धोखा खा जाते हैं। वोल्टोरे की एलोक्वेंट स्पीचेस से मुतासिर होकर वो ट्रूथ को इग्नोर कर देते हैं। एवोकाटोरी की फूलिशनेस ही वो वजह है कि वोल्पोन और मोस्का को शुरू में बचने का मौका मिल जाता है। उनका कैरेक्टर ये सबक देता है कि जब जस्टिस के गार्डियंस खुद ही करप्ट या फूलिश हों, तो फिर सिस्टम बेकार हो जाता है। आखिर में जब सच्चाई खुल जाती है,
तो एवोकाटोरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अप्रोप्रिएट सजाएं सुनाते हैं, लेकिन उनका ये एक्शन भी शायद सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए होता है। एवोकाटोरी पूरे ड्रामे में लीगल अथॉरिटी की हॉलोनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नोटारियो ये स्क्रूटिनियो का एक ऑफिसर है जिसे द रजिस्टर भी कहा जाता है। ये मॉडर्न कोर्ट के बेलिफ की तरह का काम करता है। वो विटनेसेस को समन्स करता है, उन्हें ओथ दिलवाने का काम करता है और आमतौर पर एवोकाटोरी के लिए एरेंड्स रन करता है। ये किरदार कोर्ट के प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को दिखाता है। नानो ये एक बोना है। वोल्पोन के 3 सर्वेंट्स में से एक है जिन्हें वो एंटरटेनमेंट के लिए रखता है। उनकी परफॉर्मेंसेस ज्यादातर स्लैपस्टिक ह्यूमर पर मुश्तमिल होती हैं, जो एलिजाबेथन थिएटर पर एक कमेंट्री का काम करती हैं। वो वोल्पोन के लिए एरंड्स यानी छोटे छोटे काम भी करते हैं। मिसाल के तौर पर यह फॉल्स न्यूज फैलाना कि वोल्पोन मर गया है। कैस्ट्रोने ये एक ख्वाजा सिरा है। वोल्पोन के 3 एंटरटेनमेंट सर्वेंट्स में से दूसरा है। ये भी अलेज्ड तौर पर वोल्पोन की इलेजिटिमेट औलाद में से हैं। इस किरदार से वोल्पोन की इमोरल जिंदगी और उसके डिस्टोर्टेड प्लेजर्स का पता चलता है। अंद्रोजीनो ये एक हर्माफ्रोडाइट है। वोल्पोन के सर्वेंट प्लेयर्स में से तीसरा है। ये तीनों मिलकर वोल्पोन की सिक फितरत और एबनॉर्मल टेस्ट्स को जाहिर करते हैं। ये किरदार अननेचुरल और बिजार को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वोल्पोन के कैरेक्टर के लिए एक सूटेबल बैकग्राउंड बनाता है। कुमिंदाटोरी ये ऑफिसर्स हैं। ये कोर्ट ऑफिसर्स हैं जो कॉर्बाचियो, कॉर्विनो, वोल्टोरे, मोस्का और वोल्पोन को उनकी सजाएं सुनाए जाने के बाद कैद करते हैं। इसके अलावा वोल्पोन खुद भी एक कमेंडेटरे का भेस बदलकर कॉर्बाचियो, कॉर्विनो और वोल्टोरे को स्ट्रीट्स में टॉन्ट करता है। ये किरदार लॉ की एनफोर्समेंट को दिखाते हैं। मर्काटोरी ये 3 मर्चेंट्स हैं। ये मर्काटोरी उस प्रैक्टिकल जोक में पेरेग्रीन के अकॉम्प्लिसेस हैं जो वो सर पॉलिटिक पर करता है। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो विनीटियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सर पॉलिटिक को पकड़ने आए हैं। ये किरदार सब प्लॉट में कॉमेडी और डिसेप्शन का इजाफा करते हैं। सर्विटोरे ये सिर्फ एक सर्वेंट है। ये किरदार आम नौकर की नुमाइंदगी करता है जो मुख्तलिफ कामों में मदद करता है। ग्रेग ये क्राउड है। वो हुजूम जो पब्लिक स्क्वायर में उस वक्त जमा होता है जब वोल्पोन एक माउंटेबैंक का भैंस बदलकर दवाई बेच रहा होता है। ये क्राउड वेनिस के आम लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो आसानी से धोखा खा जाते हैं और स्पेक्टिकल में दिलचस्पी लेते हैं। ये तमाम माइनर कैरेक्टर्स ड्रामे की सेटिंग, एटमॉस्फेयर और थीम्स को मुकम्मल करने में मदद करते हैं। ये मेन प्लॉट के गर्द एक डिटेल्ड और विविड दुनिया बनाते हैं। तब हम इस ड्रामा की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी वेनिस, इटली में होती है। एक बूढ़ा अमीर आदमी है जिसका नाम वोल्पोन है। उसकी कोई औलाद नहीं है। उसका एक चालाक नौकर है मोस्का। मोस्का दरअसल एक पैरासाइट है, यानी वो शख्स जो अमीर आदमी के सहारे जीता है, चापलूसी करता है। वोल्पोन और मोस्का मिलकर एक बहुत बड़ा नाटक तैयार करते हैं। वोल्पोन ड्रामा करता है कि वो मरने के करीब है और उसने अपना वारिस यानी हेयर चुनना है। कई लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि वो वारिस बन सकते हैं। इनमें 3 लोग अहम हैं। पहला वोल्टोरे जो एक वकील है, दूसरा कोर्बाचियो जो वोल्पोन से भी ज्यादा बूढ़ा और बीमार है, तीसरा कोर्विनो जो एक ताजिर है। मोस्का हर एक को अलग अलग यकीन दिलाता है कि वही वोल्पोन का असल वारिस बनेगा। हर शख्स इस उम्मीद में वोल्पोन को तोहफे और सोना देने लगता है कि शायद वो वारिस बन जाए। यहां तक कि मोस्का कोर्बाचियो को इस बात पर राजी कर लेता है कि वो अपने बेटे बोनारियो को वारिसत से महरूम कर दे। एक दिन वोल्पोन को पता चलता है कि कोर्विनो की एक बहुत खूबसूरत बीवी है जिसका नाम सीलिया है। वोल्पोन उसे हासिल करने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ वेनिस में ही एक अंग्रेज कैरेक्टर होता है जो नाइट सर पॉलिटिक वुड बी है। वो एक दूसरे अंग्रेज मुसाफिर जिसका नाम पेरेग्रीन होता है, इससे मिलता है। सर पॉलिटिक बहुत भूला है और हर बात पर यकीन कर लेता है। पेरेग्रीन उससे सफर के बारे में मशूरे पूछता है क्योंकि वो सर पॉलिटिक को फनी समझता है। इसके बाद वोल्पोन एक माउंटेबैंक यानी जोहूटे दवाई बेचने वाले के भेस में उस चौक में आता है जहां सर पॉलिटिक और पेरेग्रीन बात कर रहे होते हैं। उसके साथ मोस्का और एक बोना नानो होते हैं। वोल्पोन एक ऐसी दवाई की तारीफ करता है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। उसकी तौजा खड़की में खड़ी सीलिया की तरफ होती है। सीलिया अपना रुमाल नीचे फेंकती है, लेकिन उससे पहले कि वोल्पोन उससे बात कर पाता, कोर्विनो जो उसका हुस्बांड है वो आता है और पूरे हुजूम को भगा देता है। कोर्विनो अपनी बीवी सीलिया पर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो उसे डांटता है कि उसने मोंटेबैंक से बात क्यों की। वो उसे और ज्यादा कैद करने की धमकी देता है। इसके फौरन बाद मोस्का कोर्विनो के घर आता है। वो कहता है कि डॉक्टरों ने फैसला किया है कि वोल्पोन का इलाज सिर्फ एक जवान औरत के साथ सोने से ही मुमकिन है। मोस्का कोर्विनो को यकीन दिलाता है कि अगर वो अपनी बीवी सीलिया को वोल्पोन के पास भेज दे तो वही उसका वारिस बनेगा। मोस्का इसके बाद बोनारियो से मिलता है
जो कोर्बाच्चियो का बेटा है जिसे वारिसत से महरूम किया जा रहा है। मोस्का बोनारियो को वोल्पोन के घर ले आता है और उसे छिपा देता है ताकि वो खुद अपने बाप को अपने खिलाफ कहते हुए सुन सके। इस दौरान एक बातूनी औरत लेडी वुडबी, जो सर पॉलिटिक की बीवी है, वोल्पोन से मिलने आ जाती है। मोस्का उसे झट से ये कहकर बाहर भेज देता है कि उसने उसके शौहर को एक तवाइफ के साथ देखा है, लेकिन प्लान के मुताबिक कोर्बाच्चियो की बजाय कोर्विनो सीलिया को लेकर जल्दी आ जाता है। जब कोर्विनो सीलिया को बताता है कि वो उसे यहां क्यों लाया है, तो सीलिया इनकार कर देती है। कोर्विनो उसे वोल्पोन के साथ छोड़कर चला जाता है। अब वोल्पोन बस्तर से उठकर सीलिया को पटाने की कोशिश करने लगता है। जब वो नहीं मानती तो वो उस पर जबरदस्ती करने लगता है। इसी वक्त छिपा हुआ बोनारियो बाहर आता है और सीलिया को बचा कर ले जाता है। अब मोस्का और वोल्पोन अपने आप को बचाने के लिए एक झूठी कहानी तैयार करते हैं। कुछ देर बाद सर पॉलिटिक और पेरेग्रीन चौक में मिलते हैं। अचानक लेडी वुडबी आती है और पेरेग्रीन को वही तवाइफ समझ लेती है। वो उस पर चीखती है। मोस्का आता है और कहता है कि जिस तवाइफ की बात वो कर रहा था वो तो अब वेनिसियन कोर्ट में है। पेरेग्रीन समझता है कि सर पॉलिटिक ने जानबूझकर अपनी बीवी के जरिए उसे शर्मंदा कराया है। बाद में उसके बदले में पेरेग्रीन सर पॉलिटिक को यह कहकर डराता है कि वेनिशियन हुक्काम यानी ऑफिशियल्स उसे तलाश कर रहे हैं। अब कहानी कोर्ट में पहुंचती है। वोल्टोरे, कोर्विनो, कोर्बाच्चियो और मोस्का मिलकर एक झूठी कहानी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि बोनारियो ने मोस्का को जख्मी किया, अपने बाप कोर्बाच्चियो को मारने की कोशिश की और सीलिया को वोल्पोन पर झूठा रेप का इल्जाम लगाने पर उकसाया। इस दौरान मोस्का हर एक को अलग अलग यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ उसी की तरफ से काम कर रहा है। वोल्पोन को कोर्ट में लाया जाता है और वो बहुत अच्छी तरह बीमार होने का ड्रामा करता है। मोस्का का प्लान कामयाब हो जाता है और वोल्पोन रहा हो जाता है, लेकिन वोल्पोन मुतमईन नहीं है। वो मजीद मजाक उड़ाने के लिए अपनी मौत का ड्रामा करने का फैसला करता है। वो मोस्का को कहता है कि वो सबको बताए कि अब हेर मोस्का खुद है। छिपकर वोल्पोन देखता है कि मोस्का सब लोगों वोल्टोरे, कोर्बाच्चियो, कोर्विनो और लेडी वुडबी को कैसे गुस्सा दिलाता है जब वो जानते हैं कि उनमें से किसी को भी विरासत नहीं मिली। फिर वोल्पोन एक अफसर का भेस बदलकर सबका मजीद मजाक उड़ाता है, लेकिन वो वोल्टोरे को इतना तंग करता है कि वोल्टोरे कोर्ट में जाकर सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लेता है। वो कोर्ट को बताता है कि उसने सीलिया और बोनारियो के बारे में झूठ बोला था। वोल्पोन फौरन सूरत हाल बिचाता है और कहता है कि वोल्टोरे तो उस वक्त जिनभूत के ज़ेर असर था जब उसने इकबाली जुर्म किया। लेकिन इसके बाद मोस्का कोर्ट में आता है। मोस्का ने अब वोल्पोन को धोखा देने का फैसला कर लिया है। वो सोचता है कि जब वोल्पोन मर चुका है और वो हेर है तो वो सारा माल अपने नाम कर सकता है। वो कोर्ट में वोल्पोन से खफिया तौर पर कहता है कि मुझे अपना कुछ माल दे दो वरना मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा, लेकिन दोनों में कोई डील नहीं होती। आखिरकार वोल्पोन ये देखकर कि मोस्का उसका सारा माल ले जाएगा, खुद ही अपना भासे उतार देता है और सारा धोखा कोर्ट के सामने खोल देता है। अब वेनिशियन कोर्ट सबको सजा देती है। मोस्का को उम्र कैद की सजा होती है। वोल्टोरे का वकालत यानी लॉ का लाइसेंस छीन लिया जाता है और उसे शहर से निकाल दिया जाता है। कोर्बाच्चियो को एक मोनेस्टेरी में बंद कर दिया जाता है और उसकी सारी जायदाद उसके बेटे बोनारियो को दे दी जाती है। कोर्विनो को पब्लिकली जलील किया जाता है और उसकी शादी खत्म कर दी जाती है और वोल्पोन को सख्त तरीन सजा दी जाती है। उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाती है और उसे एक अस्पताल में बंद कर दिया जाता है जहां लाइलाज मरीज रहते हैं, यानी जिनका इलाज नहीं हो सकता। और यूं हर लालची को उसकी सजा मिल जाती है। अब हम वोल्पोन के दो अहम सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। पहला सिंबल डिजीज एंड मेडिसिन। जाहिरी नजर में तो डिजीज सिर्फ ट्रिकरी और ह्यूमर का एक टूल लगता है। वोल्पोन का मेन स्कैम यही है कि वो बीमारी का ड्रामा करता है ताकि उम्मीदवार वारिसों से पैसे निचोड़ सके। जब वो माउंटी बैंक का भैंस बदलकर मिरेक्युलस हीलिंग एलिक्सिर बेचता है तो वो डिजीजेस की एक एक्सेसिव लिस्ट पेश करता है, लेकिन कंटेम्पररी ऑडियंसेस और ड्रामे के कैरेक्टर्स के लिए डिजीज एक सीरियस, डेडली और मिस्टीरियस थ्रेट था। जैसा कि सर पॉलिटिक वुडबी बताता है, यूरोप में प्लेग फैला हुआ था जिसके बारे में लोगों को बहुत कम समझ थी। ड्रामे के कैरेक्टर्स डॉक्टर्स पर ट्रस्ट नहीं करते। वो समझते हैं कि डॉक्टर मरीजों को मर्जी से मार देते हैं। यही वजह है कि वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन की तरफ रुजुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर कोर्विनो अपनी बीवी सीलिया को वोल्पोन के साथ सोने के लिए उसके एलिमेंट्स का इलाज बताकर राजी कर लेता है। एक दिलचस्प बात यह है कि वोल्पोन खुद भी कांस्टेंट फियर में रहता है कि कहीं उसका बीमार होने का ड्रामा हकीकी बीमारी में न बदल जाए। तो मेडिसिन और डिजीज का रेफरेंस ह्यूमरस तरीके से किया गया है, लेकिन ये 17th सेंचुरी के डीप और लेजिटिमेट फियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सिंबल गोल्ड एंड एल्केमी। एक लेवल पर गोल्ड महज वेल्थ की अलामत है। ये फिजिकल मनी है, एक्सपेंसिव और लग्जूरियस। ड्रामे का ओपनिंग स्पीच ही गोल्ड के लिए
एक ओड के जरिए वोल्पोन के ऑब्सेशन को जाहिर करता है। पूरे ड्रामे में कैरेक्टर्स ये एम्फेसाइज करते हैं कि गोल्ड ही वो चीज है जो ऑब्जेक्ट्स और लोगों को उनकी बेस्ट क्वालिटीज देती है। वोल्पोन तो ब्लास्फेमसली यहां तक कहता है कि गोल्ड सूरज या खुदा से भी ज्यादा ब्रिक्ट है, लेकिन रेनेसांस के दौर में गोल्ड की अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लिकेटेड थी। एल्केमी, जो केमिस्ट्री की अर्ली फॉर्म थी, ये सिखाती थी कि तमाम मेटल्स एक ही मटेरियल से बने हैं। सहसा और सोने में फर्क सिर्फ प्योरिटी का था। सही मेथड से सीसे को सोने में बदला जा सकता था। यह आइडिया कि किसी चीज को प्यूरिफाई करके साइंटिफिकली सोने में बदलना उस तरह है जैसे एक लो बोर्न पर्सन दौलत जमा करके हाई बोर्न बन जाता है। मोस्का आखिर में तकरीबन यही कुछ करने की कोशिश करता है। सालों तक ये ड्रामा ऑल्टरनेट एंडिंग के साथ परफॉर्म किया जाता रहा, जिसमें मोस्का को वोल्पोन की दौलत मिल जाती है। गोल्ड की एल्केमिकल फ्लूइडिटी इसे ड्रामे के दूसरे सिंबल्स के साथ ब्लेंड करने देती है। कैरेक्टर्स मुसलसल कहते हैं कि गोल्ड बेहतरीन मेडिसिन है। ये फिगरेटिवली भी है, क्योंकि कैरेक्टर्स का ख्याल है कि वेल्थ और गोल्ड लोगों को हेल्थ और एक्सेलेंट क्वालिटीज देते हैं, और लिटरली भी, क्योंकि ड्रिंकेबल गोल्ड का एलिक्सिर बाज औकात मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता था। गोल्ड की ये दोहरी हैसियत ड्रामे के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को वाज़ेह करती है। ये स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों तरह की करप्शन की अलामत है। अब हम वोल्पोन के 5 अहम थीम्स देख लेते हैं। पहला थीम है थिएटर एंड अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। बेन जॉनसन इस ड्रामे में अपीयरेंस और रियलिटी के रिश्ते को एक्सप्लोर करता है। ये टॉपिक थिएटर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। पहली नजर में तो सब कुछ क्लियर लगता है। कैरेक्टर्स के नाम ही उनकी हकीकत बता रहे हैं। वोल्पोन लोमड़ी, चालाक है। मोस्का मक्खी, इधर उधर बिहन बिहनाता है। वोल्टोरे गुद, कोर्बाचियो कौवा और कोर्विनो पहाड़ी कौवा मर्दार खूर परंदों की तरह वोल्पोन की दौलत के चक्कर में है। ये एलिगोरिकल नेम्स ड्रामे की मोरालिटी को रीइंफोर्स करते हैं। नेक कैरेक्टर्स बोनारियो अच्छा और सीलिया जंट के नाम भी उनकी फितरत बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ड्रामा डिस्गाइज डिसेप्शन और थिएटर से भरा हुआ है। कैरेक्टर्स मुसलसल परफॉर्मेंसेस स्टेज करते हैं ताकि दूसरों को कंफ्यूज और मैनिपुलेट कर सकें। वोल्पोन बीमार होने का ड्रामा करता है, फिर माउंटेबैंक बनता है, फिर कोर्ट डेप्यूटी का रूप धारता है। मोस्का इन सब डिसेप्शंस का फैसिलिटेटर है। वो एक राइटर और डायरेक्टर की तरह काम करता है। जॉनसन ये भी दिखाता है कि डिसेप्शन के डैंगर्स भी हैं। कभी कभी डिस्गाइज इतना कन्विंसिंग हो जाता है कि हकीकत बनने लगता है। वोल्पोन डरता है कि कहीं उसका बीमार होने का ड्रामा हकीकी बीमारी न बन जाए। आखिर में तमाम डिसेप्शंस खुल जाते हैं। जॉनसन का ख्याल है कि थिएटर एंटरटेनिंग और बेनिफिशियल होना चाहिए। इस ड्रामे का मोरल लेसन ये है कि तमाम मेजर कैरेक्टर्स को सजा मिलती है। बोनारियो कहता है, हेवन विल नॉट लेट सच ग्रोस क्राइम्स बी हिड, यानी आसमान ऐसे भयानक जराइम को छपने नहीं देगा। अपीयरेंसेस तो कन्विंसिंग और डिसेप्टिव हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ट्रूथ्स, गुडनेस और ईविल आखिरकार जाहिर होकर रहती हैं। थिएटर ताकतूर फैंटेसीज क्रिएट कर सकता है, लेकिन सच्चाई और नेकी फिक्शन के पर्दों में से भी झलक जाती है। दूसरा थीम है मनी एंड कॉमर्स। पूरे ड्रामे के प्लॉट का ड्राइविंग फोर्स पैसे की डिजायर है। तीनों उम्मीदवार वारिस वोल्पोन की दौलत चाहते हैं और वोल्पोन उन्हें स्विंडल यानी धोखा करना चाहता है। ओपनिंग सीन में वोल्पोन एक ब्लास्फेमस स्पीच देता है जिसमें वो मनी को दुनिया की रूह कहता है और उसकी तारीफ गॉड की तरह करता है। पूरे ड्रामे में मनी को बेस्ट प्यूरिस्ट क्योर बताया गया है। ये मेडिसिनल और एल्केमिकल इमेजरी इस्तेमाल की गई है। एक एक्सट्रीम मिसाल में मोस्का कॉर्विनो से कहता है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो अपनी एग्जिस्टेंस को ही कॉर्विनो का कर्जदार समझता है। यहाँ मनी और एम्प्लॉयमेंट को डिवाइन क्रिएटर का सब्स्टिट्यूट बना दिया गया है। ये पैसे के साथ इतना ज्यादा लगाव वेनिस की कमर्स के साथ स्टीरियोटिपिकल ऑब्सेशन पर एक सैटायर है। सब प्लॉट में सर पॉलिटिक वुड बी के फारफेच्ड एंटरप्रेन्योरियल स्कीम्स महज कॉमेडिक और रिडिकुलस हैं, लेकिन मेन प्लॉट में पैसे को डैंगरस और करप्टिंग दिखाया गया है। लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जिससे मोरल लैप्सेस होते हैं। ये एम्फेसिस अंग्रेजों के इटालियन स्टीरियोटाइप से आती है। जॉनसन जैसे प्लेराइट्स इटाली को एक डेंजरस सोसाइटी समझते थे, जहां मोरालिटी से ज्यादा वेल्थ और मटेरियलिज्म को वैल्यू दी जाती थी। जॉनसन को डर था कि लंदन भी इसी ऑब्सेशन का शिकार हो जाएगा और मॉरली बैंकरप्ट हो जाएगा। ड्रामे के एंडिंग में कोई भी प्रिंसिपल कैरेक्टर दौलत के साथ नहीं रहता, बल्कि वोल्पोन को नियर डेथ सेंटेंस मिलती है। मनी इम्परमानेंट है, लेकिन मोरल लैप्सेस के इम्प्लीकेशंस इटर्नल हैं। तीसरा थीम है ग्रीड एंड करप्शन। वेनिस ग्रीड और करप्शन के लिए मशहूर था। इस ड्रामे में मॉरल करप्शन को एक्सप्लोर किया गया है। इटालियन मर्द एवेरिस यानी निहायत लालच से करप्टेड हैं। जॉनसन के मुताबिक डिजायर खुद बरी नहीं है, लेकिन एक्सेसिव डिजायर मॉरली करप्टिंग बन जाती है। वोल्टोरे, कॉर्बाचियो और कॉर्विनो तीनों वोल्पोन की दौलत के लिए इतने ग्रीडी हैं कि उन्हें वोल्पोन की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। कॉर्बाचियो तो वोल्पोन की झूठी बीमारियों की फहरिस्त सुनकर खुलकर खुशी का इजहार करता है। हर एक की ग्रीड उसे एक्सट्रीम मोरल लैप्स की तरफ ले जाती है।
वल्टोरे वकील होकर झूठी किस्म खाता है, कर्बाचियो अपने बेटे को डिसइनहेरिट करता है, करवीनो शादी के सैंक्टिटी को तोड़कर अपनी बीवी को पेश करता है। वॉलपोन खुद भी प्लेजर की एक्सेसिव ग्रीड का शिकार हो जाता है। वो अपने विक्टिम्स को फूल करने में इतना लुत्फ लेने लगता है कि रख नहीं पाता। यही उसके डाउनफॉल का सबब बनता है। अंग्रेज मुसाफिर सर पॉलिटिक वुडबी और पेरिग्रीन के जरिए यह दिखाया गया है कि अतालवी यानी इटालियन असर अंग्रेजों को भी मोरली करप्ट कर सकता है। ड्रामे का मोरल स्टैंस वोल्पोन के उस अर्ली स्टेटमेंट में है, व्हाट अ रेयर पनिशमेंट इज एवरेस्ट टू इटसेल्फ। लालच अपनी ही सजा लेकर आती है। आखिर में हर एक को सजा मिलती है, सबकी दौलत छन जाती है और वोल्पोन को मौत के करीब की सजा मिलती है। चौथा थीम है जेंडर रोल्स एंड विमेन। ड्रामे के ज्यादातर कैरेक्टर्स मर्द हैं जो कॉमर्स के मेल स्फीयर में काम करते हैं, लेकिन ड्रामा दो मैरिजेस के जरिए मेल अथॉरिटी और विमेन की सोशल एक्सपेक्टेशंस का मुआजना करता है। पहली शादी इटालियन है, सीलिया और कॉर्विनो। सीलिया वर्चुअस है लेकिन कॉर्विनो के एक्सट्रीम कंट्रोल में है। वो उसे घर में कैद रखता है। कोर्ट में सीलिया की क्रेडिबिलिटी उसके जेंडर की वजह से अंडरमाइन हो जाती है। उस टाइम में औरत को अनरिलायबल विटनेस समझा जाता था। दूसरी शादी अंग्रेज है, लेडी वुडबी और सर पॉलिटिक। लेडी वुडबी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, जो इस स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करती है कि अंग्रेज औरतें ज्यादा आजाद थीं। वो टॉकेटिव है, एजुकेटेड है, लेकिन ड्रामा इसको नेसेसरीली अच्छा नहीं बताता। वोल्पोन उसकी बातों से तंग आ जाता है। दोनों औरतों का फर्क दिखाता है कि जेंडर रोल्स कल्चरली कंटिंजेंट हैं, बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड नहीं। ड्रामा बाज जगह स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है, बाज जगह अफर्म करता है। पांचवां थीम है लैंग्वेज। पूरा ड्रामा क्विक विट, वर्ड प्ले और लैंग्वेज की सेलिब्रेशन है। आर्ग्यूमेंट और प्रोलॉग दोनों प्लेराइट की लैंग्वेज में मास्टरी पर जोर देते हैं। वोल्पोन और मोस्का की सबसे बड़ी स्किल लैंग्वेज को मैनिपुलेट करना है। वोल्पोन मोस्का की क्विक फिक्शन की तारीफ करता है, जो प्रोलोग में जॉनसन की क्विक कॉमेडी की तारीफ से मिलती है। मोस्का दरहकीकत प्लेराइट का एक एनालॉग ही है। कोर्ट के सीन्स में लैंग्वेज ट्रूथ के बराबर है। वोल्टोरे अपने लीगल स्पीचेस से कोर्ट को कन्विंस कर लेता है। बोनारियो और सीलिया की मोरालिटी उन्हें बचाने के लिए काफी नहीं है। उन्हें लैंग्वेज में एक्सोनरेशन यानी महारत चाहिए। हिवोकेटरी सिर्फ बोलकर ही सजाएं सुना देते हैं, जो स्पीच एक्ट्स की लीगल पावर को दिखाता है। लीगल सिस्टम वही बात रीइंफोर्स करता है जो मोस्का पूरे ड्रामे में दिखाता है, लैंग्वेज इज पावर। अब हम वोल्पोन का शेक्सपियर के साथ ताल्लुक देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बेन जॉनसन और शेक्सपियर एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। किंग्समैन कंपनी, जिसने वोल्पोन की पहली परफॉर्मेंस 1605 या 1606 में की, वही कंपनी थी जिसने शेक्सपियर के बहुत से ड्रामे परफॉर्म किए और जिसमें शेक्सपियर खुद भी अदाकारी करता था। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने जॉनसन के एक ड्रामे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में भी अदाकारी की थी। जॉनसन का शेक्सपियर के साथ ताल्लुक रिस्पेक्टफुल कंपटीशन का था। अगरचे जॉनसन ने शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के लिए एक तारफी नज़म लिखी, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कमेंट किया था कि शेक्सपियर में आर्ट की कमी थी। जॉनसन ने एक बार यह भी रिमार्क किया कि शेक्सपियर को थोड़ी सी लैटिन और उससे भी कम ग्रीक आती थी। लेकिन जॉनसन की शेक्सपियर से मेन क्वारल पर्सनल नहीं बल्कि स्टाइलिस्टिक थी। जॉनसन इस बात पर फख्र करता था कि वो क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामाटर्जी की पैरवी करता है, जैसे कि ड्रामे में एपिस्टल और प्रोलोग ऐड करना, जबकि शेक्सपियर उसके बिल्कुल ब्राकस था। वो क्लासिकल रूल्स को तोड़ने में मजा लेता था। फिर भी जॉनसन शेक्सपियर की नेचुरल जीनियसेस की रिस्पेक्ट करता था। अपनी मौत के बाद पब्लिश होने वाले अपने काम के सेकंड फोलियो में जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में बहुत मैग्नानिमस रिमार्क्स किए। उन्होंने लिखा, आई लव्ड द मैन एंड टू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी। यानी मैं उस शख्स से मोहब्बत करता था और उसकी मेमोरी का एहतराम करता हूं, आइडोलेट्री की हद तक किसी से कम नहीं। तो वोल्पोन और शेक्सपियर के ड्रामों का मुआजना करते हुए हम यह देख सकते हैं, जॉनसन स्ट्रक्चर्ड, क्लासिकल और सैटिरिकल है। शेक्सपियर ज्यादा फ्री, इमेजिनेटिव और इमोशनल है, लेकिन दोनों ही अपने अपने अंदाज में इंग्लिश रेनेसांस के अजीम प्लेराइट हैं। अब हम वोल्पोन के लिटरेरी एलिमेंट्स का जायजा लेते हैं। जॉनर, ये ड्रामा है और कॉमेडी के जॉनर में आता है, लेकिन ये जनरल कॉमेडी नहीं है। ये एक सैटिरिकल कॉमेडी है और कहीं कहीं डार्क कॉमेडी भी कहला सकता है। स्ट्रक्चर, इस प्ले का स्ट्रक्चर शेक्सपियर से थोड़ा डिफरेंट है। इस प्ले में हम सबसे पहले एक सेक्शन देखते हैं जिसका नाम द आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद प्रोलोग है और उसके बाद जाकर एक्ट्स स्टार्ट होते हैं। इसके एक्ट 1 में 5 सीन्स हैं, एक्ट 2 में 7 सीन्स हैं, एक्ट 3 में 9 सीन्स हैं और एक्ट 5 में 12 सीन्स हैं। लैंग्वेज, ड्रामा इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन इसमें क्लासिकल रेफरेंसेस, लीगल टर्मिनोलॉजी और इलैबोरेट पोएटिक डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ है। सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, कहानी 17th सेंचुरी वेनिस, इटली में होती है। यह सेटिंग अहम है क्योंकि वेनिस उस वक्त कॉमर्स, लग्जरी और मोरल करप्शन का हेड समझा जाता था। नरेटर एंड पॉइंट ऑफ व्यू, पूरे ड्रामे में कोई एक सिंगुलर नरेटर नहीं है।
वाकयात ड्रामेटिक तौर पर सामने आते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के दरमियान शिफ्ट होता रहता है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव सैटिरिकल और मोरलिस्टिक है। टोन एंड मूड। टोन सैटिरिकल और आयरॉनिक है। मूड कहीं फार्सिकल यानी ह्यूमरस है, तो कहीं ब्लीक यानी नाउमीदकुन बन जाता है, खास तौर पर आखिर में। प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट। वोल्पोन अपने फ्लॉज के बावजूद ड्रामे का प्रोटैगनिस्ट है। 3 लेगेसी हंटर्स कॉर्विनो, कॉर्बाचियो और वोल्टोरे एंटागोनिस्ट्स हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोस्का भी एक तरह से एंटागोनिस्ट बन जाता है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट। मरकजी कॉन्फ्लिक्ट यह है कि लेगेसी हंटर्स यकीन रखते हैं कि वोल्पोन बीमार और मरने वाला है और वो उनमें से किसी एक को अपना वारिस नामजद करेगा। हकीकत में वोल्पोन बिल्कुल तंदुरुस्त है और वो लेगेसी हंटर से तोहफे लौटने के लिए उन्हें धोखा दे रहा है। क्लाइमैक्स। ड्रामे का क्लाइमैक्स एक्ट 5 में होता है, जब वोल्पोन खुद एवोकेटोरी के सामने अपना भैंस उतार देता है और सारा फ्रॉड खुल जाता है। फोरशैडोइंग। कैरेक्टर्स के नाम मुख्तलिफ जानवरों के इटालियन नाम फोरशैडोइंग करते हैं कि कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे। अंडरस्टेटमेंट। सीलिया अंडरस्टेटमेंट इस्तेमाल करती है जब वो पूछती है, इस थट whichever was a cause of life now placed beneath the basest circumstance। यहां सीलिया लव और इंटीमेसी को कॉज ऑफ लाइफ कहती है, लेकिन अपनी जबान मॉडेस्ट रखती है ताकि उसकी क्रिश्चियन वर्च्यू जाहिर हो। अल्यूजन्स। ड्रामा क्रिश्चियन बाइबल की तरफ फ्रीक्वेंट अल्यूजन्स करता है, खासतौर पर सीलिया के कैरेक्टर के जरिए। इसके अलावा रोमन पोएट ओविड की माइथिकल पोएम मेटामॉर्फोसिस की तरफ अल्यूजन्स हैं, जो दुनिया की ऑरिजिन्स बताती है। इमेजरी। ड्रामे में अहम इमेजरी में पैरासिटिज्म, गोल्ड, लग्जरी और एनिमल्स शामिल हैं। ये इमेजरी थीम्स को वाज़ेह करने में मदद करती है। पैराडॉक्स। ड्रामे का एक अहम पैराडॉक्स और आयरनी यह है कि वोल्पोन लेगेसी हंटर्स के बिहेवियर से नफरत करता है और उसकी मजम्मत करता है, लेकिन खुद स्कीम्स, कॉन्स और डुप्लिसिटी में मुलवस हो जाता है। पैरेललिज्म। मोस्का तीनों लेगेसी हंटर्स के साथ पैरेलल कैरेक्टर के तौर पर काम करता है। वो भी वही गोल यानी वोल्पोन का वारिस बनना चाहता है, लेकिन वो अंदर से काम करता है। वो वोल्पोन का स्लेव बना रहता है, लेकिन साथ ही अपने लिए हेयर का रोल भी अस्यूम कर लेता है। पर्सनिफिकेशन। ड्रामा रिवर्स पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करता है, जिसे ज़ूमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ ह्यूमन कैरेक्टर्स का मुआजना जानवरों से किया गया है। लोमड़ी, वोल्पोन, मक्खी, मोस्का, कौआ, कॉर्बाचियो, पहाड़ी कुआ, कॉर्विनो और गिद्ध, वोल्टोरे।